अफजल दास्तान टेलीविजन की इस खास पेशकश दास्ताने हिंद में हम आपको एक ऐसे सफर पर ले जा रहे हैं जो हजारों साल कदीम है। ये कहानी इस जमीन की है जिसे तारीख ने कभी सोने की चिड़िया कहा, कभी इल्म हिकमत का मंबा माना और कभी फातिहीन की आरजू करार दिया। हिंदुस्तान की दास्तान महज बादशाहों की फतूहात या तख्तो ताज की रस्साकशी का नाम नहीं, बल्कि ये इंसान के शऊर, तहजीब के इर्तिका और मिट्टी से जुड़े रिश्तों की कहानी है। तसव्वुर कीजिए, आज से हजारों साल पहले का वो मंजर जब दुनिया के नक्शे पर सरहदों की लकीरें नहीं थीं। शुमाल में हिमालय की फलक पोश चोटियां एक अजीम पहरेदार की तरह खड़ी थीं, जिनकी आगोश से निकलने वाले बर्फानी दरियाओं ने इस सरजमीन को वो शादाबी बख्शी जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में नहीं मिलती। दरियाए सिंध की लहरों ने जब पहली बार मैदानी इलाकों का रुख किया, तो उनके साथ सिर्फ पानी नहीं, बल्कि जिंदगी की नवीद भी आई। दास्ताने हिंद के इस इब्तदाई बाब में हमें सबसे पहले इस पुरस्रार और अजीम तहजीब का जिक्र मिलता है, जिसे हम वादिये सिंध की तहजीब कहते हैं। मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा के खंडरात आज भी इस बात की गवाही देते हैं कि यहाँ बसने वाले लोग अपने वक्त से बहुत आगे थे। जब दुनिया के बाकी हिस्सों में इंसान गारों में रहता था, हिंद की इस मिट्टी पर पक्की ईंटों के मकानात तामीर हो रहे थे। बाकायदा निकाह से आब का निजाम मौजूद था और तिजारत के रास्ते दूर दराज के मुल्कों तक फैले हुए थे। मगर सवाल ये पैदा होता है कि वो कौन से अवामिल थे जिन्होंने इस अजीम तहजीब को जन्म दिया? क्या ये सिर्फ हिंद की जरखेज मिट्टी का करिश्मा था, या उन लोगों की मेहनत जो इस मिट्टी को सोना बनाना जानते थे? इस दास्तान के पहले हिस्से में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह कदीम इंसान ने फितरत के साथ हम आहंग होकर एक ऐसी बुनियाद रखी जिस पर आने वाली सदियों में अजीम सल्तनतों की इमारतें खड़ी होनी थीं। तारीख के औराक पलटते हुए हम देखेंगे कि हिंदुस्तान सिर्फ एक जुगराफिया नहीं, बल्कि एक एहसास है जिसने हर आने वाले को अपने अंदर समो लिया। चाहे वो आर्या हो, यूनानी हो, अरब हो या मुगल, उस मिट्टी की खुशबू ने हर एक को अपना गिरवीदा बना लिया। आज की इस पहली किस्त में हम इस जादुई सफर का पहला कदम उठा रहे हैं। हिंद के इब्तदाई औराक पलटते हैं तो हमारा सामना एक ऐसी तहजीब से होता है जिसने आज से 5000 साल पहले नज्मो जब्त की वो मिसाल कायम की जो आज के जदीद दौर में भी हैरान कुन है। दरियाए सिंध के किनारे आबाद होने वाले ये लोग महज खाना बदोश नहीं थे, बल्कि वो इस दौर के अजीम इंजीनियर्स, मेमार और ताजिर थे। मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा के शहरों की मंसूबाबंदी देखकर अक्ल दंग रह जाती है। ये वो दौर था जब दुनिया के बड़े हिस्से जंगलों और गारों में जिंदगी बसर कर रहे थे, मगर यहाँ हिंद की मिट्टी पर एक ऐसी शहरी जिंदगी जन्म ले रही थी जहाँ रास्ते सीधे थे, सड़कें चौड़ी थी और पानी की निकासी का एक मुनज्जम जीरे जमीन निजाम मौजूद था। इन कदीम शहरों की खामोश गलियां हमें बताती हैं कि यहाँ का मुआशरा अमन पसंद और खुशहाल था। खुदाई के दौरान मिलने वाले आसार में हमें कोई बड़ी ढाल, तलवार या जंगी हथियार नहीं मिले, जिससे ये अंदाजा होता है कि वादी सिंध के लोग जंगो जदल के बजाय फन और तिजारत पर यकीन रखते थे। यहाँ के कुम्हारों के बनाए हुए मिट्टी के बर्तन जिन पर खूबसूरत नक्शो निगार बने हुए हैं, उनके आलीज़े ज़ौक़ की अक्कासी करते हैं। उनके पास अपना एक रस्मुल खत स्क्रिप्ट भी था, जिसे बदकिस्मती से आज तक मुकम्मल तौर पर पढ़ा नहीं जा सका, लेकिन ये इस बात का सबूत है कि वो लिखने पढ़ने के फन से भी वाकिफ थे। अफजल दास्तान टेलीविजन के दोस्तों, इस दौर की सबसे दिलचस्प चीज उनकी तिजारत थी। हिंद की इस सरजमीन से सोती कपड़ा, कीमती पत्थर और अनाज बहरी रास्तों के जरिए मेसोपोटामिया मौजूदा इराक तक पहुंचता था। उनके पास वजन करने के लिए बाकायदा बॉट वेट्स और पैमाने मौजूद थे, जो इस बात की अलामत है कि उनका कारोबारी निजाम निहायत शफाफ और दुरुस्त था। औरतें जेवरात की दिलदादा थीं और हाथी दांत के बने हुए कंगन और हार आज भी उनकी खूबसूरती और नफासत की गवाही देते हैं। मगर फिर तारीख के इस रोशन बाब पर एक पुरअसरार खामोशी छा गई। वो लोग जो इतने मुनज्जम थे, वो शहर जो इतने आबाद थे, अचानक क्यों वीरान हो गए? क्या वो किसी कुदरती आफत का शिकार हुए, या दरियाओं ने अपना रास्ता बदल लिया, या फिर किसी बैरूनी हमले ने इस अजीम तहजीब का नामो निशान मिटा दिया? ये वो मुअम्मा है जो आज भी मौर्रिखीन के लिए एक चैलेंज बना हुआ है। लेकिन एक बात तय है कि हिंद की मिट्टी में तहजीब का जो बीज उन लोगों ने बोया था, वो कभी खत्म नहीं हुआ। अगला मरहला। ज़रीन किराम, अफजल दास्तान टेलीविजन पर दास्ताने हिंद का सफर अब एक ऐसे मोड़ पर आन पहुंचा है जहां तारीख अपनी सिमत बदलती महसूस होती है। वादी सिंध की अजीम तहजीब के जवाल के बाद
ہند کی زمین پر ایک نئے خون اور ایک نئی آواز کا اضافہ ہوا۔ یہ آواز تھی آریاؤں کی، جو وسطی ایشیا کے سبزہ زاروں سے نکل کر درہ خیبر کے دشوار گزار راستوں کو پار کرتے ہوئے اس زرخیز سرزمین میں داخل ہوئے۔ ان کی آمد کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا، بلکہ یہ ہند کی سماجی، مذہبی اور لسانی تاریخ کا ایک نیا جنم تھا۔ آریہ اپنے ساتھ صرف قبیلے نہیں، بلکہ ایک نئی زبان سنسکرت اور ایک نیا فلسفہ لے کر آئے تھے۔ یہ لوگ گھڑ سواری میں ماہر تھے، اور ان کے پاس دھات کے بہتر ہتھیار اور مضبوط رتھ موجود تھے، جنہوں نے انہیں عسکری برتری عطا کی۔ لیکن ان کی اصل طاقت ان کی تلواریں نہیں، بلکہ ان کے ویداس تھے۔ رگ وید کے اشلوکوں میں ہمیں اس دور کے ہندوستان کی وہ جھلک ملتی ہے جہاں فطرت کی پوجا کی جاتی تھی۔ سورج، آگ، ہوا اور بارش کو دیوتا مان کر ان کی حمد و ثنا کی جاتی تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب ہندوستان کے جنگلات میں رشیوں اور منیوں کے آشرم آباد ہونے لگے اور علم و حکمت کی بحثوں نے جنم لیا۔ آریاؤں نے شروع میں دریائے سندھ اور اس کے معاون دریاؤں کے کنارے ڈیرے ڈالے، جسے سپت سندھو یعنی 7 دریاؤں کی زمین کہا جاتا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ لوگ مشرق کی طرف بڑھے اور گنگا و جمنا کی وادیوں کو اپنا مسکن بنایا۔ یہاں کی گھنی جھاڑیوں اور جنگلات کو کاٹ کر انہوں نے زراعت کے نئے طریقے اپنائے۔ اب انسان صرف خوراک جمع کرنے والا نہیں رہا تھا، بلکہ وہ زمین کا سینہ چاک کر کے اناج اگانے والا کسان بن چکا تھا۔ زمین کی ملکیت کا تصور پیدا ہوا، اور چھوٹے چھوٹے قبائل جن پدوں کی شکل اختیار کرنے لگے، جو آگے چل کر بڑی ریاستوں کی بنیاد بنے۔ اسی دور میں ہندوستان کا وہ سماجی ڈھانچہ تیار ہوا جسے ورن آشرم یا ذات پات کا نظام کہا جاتا ہے۔ اگرچہ ابتدا میں یہ نظام پیشوں کی بنیاد پر تھا، لیکن رفتہ رفتہ اس نے ایک سخت سماجی تقسیم کی شکل اختیار کر لی۔ برہمن، کھشتری، ویش اور شودر، یہ وہ 4 طبقے تھے جنہوں نے آنے والی کئی صدیوں تک ہندوستان کے معاشرتی نظام کو اپنی گرفت میں رکھنا تھا۔ اس حصے میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح ایک قدیم شہری تہذیب کے ملبے پر ایک دیہی اور مذہبی تہذیب کی عمارت کھڑی ہوئی۔ مگر کیا یہ نئی تبدیلی سب کے لیے خوشحالی لائی، یا اس نے نئے تنازعات کو جنم دیا؟ ناظرین کرام، افضل داستان ٹیلی ویژن کی اس کڑی میں ہم اب اس دور میں داخل ہو رہے ہیں جہاں ہندوستان کی مٹی سے صرف اناج نہیں، بلکہ وہ عظیم فلسفے پیدا ہو رہے تھے جنہوں نے پوری دنیا کے مفکرین کو صدیوں تک متاثر کیا۔ ویدک دور کے ابتدائی حصے میں جہاں انسان فطرت کی ظاہری طاقتوں کی پوجا کر رہا تھا، وہیں اب ایک نیا سوال پیدا ہوا: میں کون ہوں؟ کائنات کی حقیقت کیا ہے؟ اور موت کے بعد کیا ہے؟ ان سوالات نے اپنشدوں کے عہد کو جنم دیا۔ یہ وہ وقت تھا جب گنگا کے کناروں پر لکڑی کے آشرموں میں بیٹھ کر اساتذہ اپنے شاگردوں کو زندگی کے گہرے راز سمجھا رہے تھے۔ لفظ اپنشد کے معنی ہی یہی ہے کہ استاد کے قریب بیٹھ کر علم حاصل کرنا۔ اس دور میں ہندوستان کے مفکرین نے یہ دریافت کیا کہ کائنات کی تمام مادی اشیاء کے پیچھے ایک واحد سچائی چھپی ہے، جسے انہوں نے برہمن کہا، اور انسان کے اندر موجود روح کو آتما کا نام دیا۔ یہ فلسفہ کہ آتما اور برہمن ایک ہی حقیقت کے 2 نام ہیں، قدیم ہند کی سب سے بڑی ذہنی چھلانگ تھی۔ اسی زمانے میں کرما اور آواگون تناسخ کے تصورات نے جڑ پکڑنا شروع کی۔ انسان کو بتایا گیا کہ اس کے اعمال ہی اس کے مستقبل کا فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ صرف مذہبی عقائد نہیں تھے، بلکہ یہ اس دور کی ایک سائنسی اور منطقی کوشش تھی تاکہ انسانی زندگی میں نظم و ضبط پیدا کیا جا سکے۔ اس علمی انقلاب نے ہندوستان کے عام آدمی کی سوچ بدل کر رکھ دی۔ اب لوگ صرف قربانیوں اور رسومات پر اکتفا نہیں کر رہے تھے، بلکہ وہ مراقبہ، میڈیٹیشن اور یوگا کے ذریعے اپنے اندر کے سکون کو تلاش کرنے نکل پڑے۔ یہ دور اس لیے بھی اہم ہے کہ یہاں علم کسی خاص طبقے کی میراث نہیں رہا تھا۔ اگرچہ سماجی تقسیم موجود تھی، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ کئی بادشاہوں نے اپنا تخت و تاج چھوڑ کر جنگلوں کا رخ کیا تاکہ وہ سچائی کو پا سکیں۔ ان جنگلوں آرنیکوں میں ہونے والی بحثوں نے ہندوستان کو ایک ایسی رواداری بخشی جس میں مختلف نظریات رکھنے والے لوگ ایک ساتھ بیٹھ کر مکالمہ کر سکتے تھے۔ یہی وہ علمی بنیاد تھی جس نے آگے چل کر بدھ مت اور جین مت جیسے بڑے مذاہب کے لیے راستہ ہموار کیا۔ افضل داستان ٹیلی ویژن کے ناظرین، یہ وہ عظیم ورثہ ہے جو داستان ہند کو دنیا کی دیگر داستانوں سے ممتاز کرتا ہے۔ یہاں کی مٹی میں صرف خون اور لوہا نہیں، بلکہ وہ نور بھی شامل ہے جس نے انسانی روح کو بیدار کرنے کی کوشش کی۔ لیکن جیسے جیسے یہ فلسفے پیچیدہ ہوتے گئے، عام آدمی کی زندگی میں کیا تبدیلیاں آئیں،
क्या ये इल्म सब तक पहुंच सका? नाज़रीन किराम, अफजल दास्तान टेलीविजन पर दास्ताने हिंद अब एक नए और सनसनीखेज मोड़ में दाखिल हो रही है। वो दौर जहां इंसान सिर्फ बका की जंग लड़ रहा था या रूहानी सच्चाइयों की तलाश में था, अब पीछे रह गया है। अब वक्त था जमीन पर कब्जे का, सरहदों के तयन का और तख्तो ताज की हवस का। आज से तकरीबन 2500 साल पहले शुमाली हिंद की जरखेज जमीन पर छोटे छोटे कबीले मुत्तहिद होकर 16 बड़ी रियासतों में तब्दील हो गए, जिन्हें तारीख की इस्तिलाह में महाजन पद कहा जाता है। ये रियासतें हिमालय के दामन से लेकर दरियाए गोदावरी तक फैली हुई थीं। उनमें काशी, खोशल, वनत और सबसे ताकतवर मगध शामिल थीं। ये वो वक्त था जब हिंदुस्तान में पहली बार बाकायदा फौज, किलाबंदी और टैक्स का निजाम मुतारिफ हुआ। लोहे की दरियाफ्त ने इस तब्दीली में कलीदी किरदार अदा किया। अब इंसान के पास लोहे के ऐसे औजार थे जिनसे वो घने जंगलात को काट कर खेत बना सकता था, और ऐसे हथियार थे जो कांसी या तांबे के मुकाबले में कहीं ज्यादा मोहलिक थे। उन रियासतों के दरमियान इक्तदार की एक न खत्म होने वाली जंग शुरू हो चुकी थी। हर रियासत दूसरी को जेर करके एक अजीम सल्तनत साम्राज्य बनने का ख्वाब देख रही थी। मगध, जो आज के बहार का इलाका है, अपनी जुग्राफियाई अहमियत और लोहे की कानों की वजह से सबसे तेजी से उभरा। यहाँ के बादशाहों ने हाथियों को जंगी मकसद के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया, जो इस दौर की जंगी हिकमत अमली में एक इनकलाब था। तसव्वुर कीजिए, जब सैकड़ों जंगी हाथी मैदाने जंग में चंगाड़ते हुए दुश्मन की सफों को रौंदते थे, तो जमीन लर्ज उठती थी। अफजल दास्तान टेलीविजन के नाजरीन, ये दौर सिर्फ जंगों का नहीं था, बल्कि ये सियासी शऊर की बेदारी का भी था। कुछ रियासतें ऐसी भी थीं जहां मौरूसी बादशाहत के बजाय जमहूरियत की इब्तिदाई शक्ल मौजूद थी, जैसे वजी की रियासत, जहां फैसले कबायली सरदारों की कौंसल किया करती थी। ये वो जमाना था जब हिंदुस्तान के शहर दोबारा आबाद हो रहे थे और पाटलिपुत्र, मौजूदा पटना जैसे शहर दुनिया के अजीम तिजारती मराकिज बनकर उभर रहे थे। लेकिन उन जंगों और सियासी जोड़ तोड़ ने आम आदमी की जिंदगी पर क्या असर डाला? जहां एक तरफ रियासतें ताकतवर हो रही थीं, वहीं दूसरी तरफ मुआशरती नाहमवारी और बेचैनी भी बढ़ रही थी। इसी बेचैनी के बतन से वो अजीम हस्तियां नमूदार होने वाली थीं, जिन्होंने तलवार के बजाय अमन का रास्ता दिखाया। मगर उससे पहले हमें मगध के उन पुरअसरार बादशाहों की कहानी सुननी है, जिन्होंने दास्ताने हिंद में पहली बार शहनशाहियत का तसव्वुर पेश किया। इकराम, अफजल दास्तान टेलीविजन पर दास्ताने हिंद अब इस मकाम पर है जहां मगध की रियासत एक ऐसी ताकत बनकर उभरी जिसने छोटी रियासतों को हड़प करना शुरू कर दिया। हरियाणा का खानदान के बादशाह बिंबिसार और इसके बेटे आजाद शत्रु ने मगध की बुनियादें इस कदर मजबूत कर दें कि ये रियासत पूरे शुमाली हिंद का महवर बन गई। उन्होंने न सिर्फ जंगी फतूहात की, बल्कि किला बंदी और सिफारतकारी के वो गिर इस्तेमाल किए जो उससे पहले कभी नहीं देखे गए थे। वक्त गुजरता गया और मगध का तख्त नंदा खानदान के हाथ लगा। महापिदमा नंद, जिसे तारीख में एक जालिम मगर इंतहाई ताकतवर हुक्मरान के तौर पर याद किया जाता है, ने एक ऐसी अजीमशान फौज तैयार की जिसमें 2 लाख प्यादा सिपाही, 20,000 घड़सवार और हजारों जंगी हाथी शामिल थे। नंदा खानदान की दौलत और ताकत के किस्से दूर दराज के मुल्कों तक पहुंचने लगे। मगध अब महज एक रियासत नहीं, बल्कि एक नाकाबिल तस्खीर किला बन चुका था। लेकिन जहां मशरिक में मगध अपना लोहा मनवा रहा था, वहीं मगरिब से एक ऐसा तूफान उठ रहा था जिसने आधी दुनिया को पामाल कर दिया था। ये मकदूनिया का नौजवान शहजादा सिकंदर था, जिसे दुनिया सिकंदर आजम, अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से जानती है। ईरान की अजीम सल्तनत को खाक में मिलाने के बाद सिकंदर की नजरें अब हिंदुस्तान की दौलत और उसके पुरअसरार जुग्राफिये पर थीं। 326 कबली मसीह में जब सिकंदर ने दरियाए सिंध को अबूर किया, तो उसे पहली बार हिंदुस्तान के एक बहादुर राजा पोर्स का सामना करना पड़ा, जिसने पंजाब की सरजमीन पर सिकंदर को वो टक्कर दी कि यूनानी फौज के हौसले पस्त हो गए। झुलम के किनारे होने वाली इस तारीखी जंग ने सिकंदर को ये बावर करा दिया कि हिंदुस्तान की सरजमीन को फतह करना कोई आसान खेल नहीं है। अगरचे सिकंदर जीत गया, लेकिन उसके सिपाही जो बरसों से अपने घरों से दूर थे, मगध की उस अजीम फौज का सुनकर खौफजदा हो गए, जो दरियाए ब्यास के पार उनका इंतजार कर रही थी। नंदा बादशाहों के पास मौजूद हजारों हाथियों की खबर ने सिकंदर के फातिहाना कदम रोक दिए। वो अजीम फातिह जो पूरी दुनिया को जेर करना चाहता था,
हिंदुस्तान के दरवाजे से वापस मुड़ने पर मजबूर हो गया। सिकंदर तो वापस चला गया, लेकिन उसके हमले ने हिंदुस्तान की तारीख में एक बड़ा खला पैदा कर दिया। छोटी रियासतें कमजोर हो चुकी थीं और मगध की अंदरूनी सियासत में तब्दीली की लहर उठ रही थी। इसी बेचैनी और सियासी अफरा-तफरी के आलम में एक ऐसा नौजवान उभरा जिसने हिंदुस्तान की तकदीर बदलने का तहिया कर रखा था। एक तरफ नंदा खानदान की अयाशी थी और दूसरी तरफ यूनानियों की छोड़ी हुई आग। ऐसे में चाणक्य नामी एक ब्राह्मण ने एक ख्वाब देखा। दास्ताने हिंद के अगले हिस्से में हम देखेंगे कि किस तरह एक आम लड़का अजीम मौर्य सल्तनत का बानी बना।